हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपके 10वीं की क्लास का तीसरा चैप्टर एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम 3.3। हमने ग्राफ की विधि देखा, प्रतिस्थापन विधि देखा और अब देख रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम कुछ एक सवाल कर चुके हैं पहले ही। अब है दूसरे का तीसरा सवाल है। दूसरे का क्या है, ये 3 नंबर सवाल है। दूसरे का तीसरा है ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 है और तीसरा सवाल है। क्लियर है बात? दो क्वेश्चन हमने बड़े डिटेल से देखे। निम्न समस्या आपको दे रखी है, इन समस्या को हल करके आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दो चर निकालने और दो चर क्या भाई, इसमें अंकों की संख्या 2 अंक निकालने हो। अंकों की संख्या कैसे बनती है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 20 लिखता हूँ, 25 है, तो अंकों की संख्या इसमें अंक क्या क्या है, इकाई का अंक तो 5 है और दाई का अंक 2 है। 2 तो क्या है, दाई अंक है, दाई का अंक, और 5 क्या है, इकाई का अंक। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, दाई के अंक को हमेशा किससे गुणा करते हैं, 10 से, और इकाई के अंक को किससे गुणा करते हैं, 1 से। क्लियर है बात? तो इस प्रकार जब हम सोल्व करेंगे तो इसको बनेगा 20 + 5, तो वापस क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। क्लियर है बात? तो इस प्रकार हम दो अंकों की संख्या बनाते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि वो संख्या 25 है या 33 है या 40 है, 42 है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई, इकाई को अंक तो मान लेंगे x और दाई को अंक मान लेंगे y। तो अगर इकाई अंक क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। माना इकाई का अंक तो क्या मान लेंगे, x, इकाई का अंक मान लिया। हमें पता नहीं है कि इकाई का अंक क्या है, इसलिए हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्लियर? और दाई को अंक क्या मानते हैं, y, क्योंकि 2 अंक दे रखे हैं तो 2 अंकों की संख्या तो इकाई और दाई होगी। 3 अंक की होती तो सैकड़ा भी आ जाता है। हमें कन्फर्म पता है कि 2 अंकों की संख्या होगी तो इसमें इकाई का अंक भी होगा और दाई का अंक भी होगा। क्लियर है बात? तो दाई का अंक क्या मानेंगे, y मान। क्लियर? अब हमें क्या बोला हुआ है सवाल में, कोई भी संख्या जब इकाई का अंक दाई का अंक होता है तो हमेशा देखो दाई के अंक को तो किससे गुणा करते हैं, 10 से, और इकाई को अंक को किससे गुणा करते हैं, x। अब आप देखो इकाई का अंक अगर 2 ले लेते हो और दाई का अंक क्या ले लेते हो, 5, तो क्या बन जाएगा, 25 बन रहा है। अगर इकाई का अंक दाई का अंक 3 ले लेते हो, इकाई का अंक 2 लेते हो, तब क्या बन जाएगा, 10 गुणा है भाई, यहाँ गुणा 30 + 2 क्या बन जाएगा, 32। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये इकाई का अंक 2 है, 3 है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, x और y मान लिया। क्लियर है बात? अब हमने इकाई का अंक माना x और दाई का अंक माना है y। हमें एक कंडीशन दे रखी है क्या, अतः, पहले तो लिखेंगे संख्या, अतः अंकों से बनी संख्या क्या बनेगी, बताओ भाई। कोई भी 2 अंक ले रखे हैं उसकी संख्या बनानी है। जैसे मैंने बोल दिया कि इकाई का अंक 2 है और दाई का अंक 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, दाई का अंक को तो 3 से गुणा करती हूँ, इकाई अंक इसमें जोड़ देता हूँ। क्लियर बात? यही हम क्या करेंगे, दाई के अंक को तो 10 से गुणा करूंगा, दाई का अंक क्या है, वही है, और इकाई को अंक x लिखूंगा, जो है वैसा लिखता हूँ, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, x से आ जाएगा। क्लियर है बात? अब सवाल में क्या बोला हुआ है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 दे रखा है। अगर यहाँ जोड़ते हैं तो दोनों अंक कितने आते हैं, 5। हमें दे रखा है 9, हम लिखेंगे x + y बराबर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। इसे कर देंगे समीकरण 1। क्लियर है? ये कंडीशन हमें दे रखी है। पहले जो स्टेटमेंट दिया था, हमें कथन दिया था, उससे हमने किसमें चेंज कर लिया, समीकरण में चेंज कर लिया। फिर बोला है कि इस संख्या जो इन अंकों की संख्या बनती है का 9 गुना, संख्या क्या बन रही है भाई, 10y + x बनेगी, जो भी दाई का अंक होगा और इकाई का अंक, इसका 9 गुना, इसका क्या कर दिया, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, जैसे मान लो कि 23 को मैं क्या लिखूंगा, 10 × 2 + 23। यहाँ 23 जैसे दे रखा है तो क्या लिखूंगा, 10 × 2 + 3। पहले हमने इकाई अंक 2 माना था, दाई अंक 3 माना। यहाँ पे देखो इकाई अंक 3 है, दाई अंक 2 + 3 लिखूंगा। पलट दो, पलटने पर क्या बनेगा, 32। तो ये चेंज हो जाएगा, जहाँ दाई अंक का वहाँ तो इकाई अंक आ जाएगा, और इकाई अंक की जगह दाई अंक आ जाएगा। यही हमने ये किया। यहाँ पे इनको पलट देंगे, x की जगह y लिख देंगे, y की जगह x लिख देंगे। क्लियर है?
एक्स की जगह वाई लिखा, वाई की जगह एक्स लिख दिया। क्लियर है बात? ठीक है। इकाई का अंक हमें क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर, पलट दिया भाई, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। किसका 2 गुना? अंकों से पलटने बनी संख्या 2 गुना। अब इसको सोल्व कर लो। 9 को 10 से गुना करेंगे 90 वाई प्लस 9x बराबर 20x प्लस वाई को 2 से गुना करेंगे। क्लियर है? ये आ गया था। अब इसको सोल्व कर लो। 90 वाई और 2 वाई इधर लिया तो माइनस का 2 वाई, 9x 20x इधर लिया तो माइनस का 20x बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लो भाई, घटा दो पहले। 90 में से 2 घटाओगे 88 वाई और 9 में से 20 घटाओगे माइनस का 11x बराबर 0। क्लियर है बात? तो यहाँ हमने क्या किया भाई, 9 दोनों को 90 में से तो 2 घटाया और प्लस के 9 में से क्या घटा दिया, 20 से घटा दिया। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास ये आ गया 88 वाई माइनस 11x बराबर 0। एक्स इधर ले जाओ तो 88 वाई बराबर क्या जाएगा, 11x। अब इसको पलट के लिख सकते हैं, 11x बराबर क्या जाएगा, 88 वाई। 11x बराबर क्या गया, 88 वाई। तो 11x बराबर क्या जाएगा, 88/11 वाई। तो हमारे पास आ गया x बराबर 8 वाई। क्लियर है? x बराबर 8 वाई इधर लिया तो x माइनस 8 वाई बराबर क्या आ गया, 0। क्लियर है बात? तो x माइनस 8 वाई बराबर क्या आ गया, 0। इसे दे देंगे समीकरण। अब देखो भाई, अगर दोनों संख्या समीकरण एक में देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1, तो हमारा सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। y का देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 8 है, तो 8 है तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 8। तो गुणा ना करके सीधे हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, चिन्ह समान है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने, घटाओ भाई। एक क्या दे रखा है, x प्लस वाई में से घटा रहा हूँ x माइनस 8 वाई और बराबर 9। क्लियर है बात? तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 वाई बराबर 9। तो x से x कट गया, वाई 1 वाई और 8 वाई, 1 वाई और 8 वाई कितने वाई, 9 वाई इजिकल टू 9। वाई बराबर आ जाएगा 9/9। तो वाई बराबर क्या आ गया, 1। क्लियर है बात? y का मान यहाँ से क्या आ गया, 1 आ। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखे हमें भाई, x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 9। हमारे पास किसका मान है, y का मान है, y का मान 1 रहे तो x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास दायकांक 1 आ गया, इकाई का अंक 8 आ गया। क्लियर है बात? अब हमें बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो अतः संख्या, अतः संख्या क्या जाएगी भाई, 10y प्लस x। ये संख्या है, यहाँ पे y और x का मान है, तो 10 × 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, 18 आ गया। तो वो संख्या क्या हो गई, 18। अब देख लो दोनों अंकों का योग कितना है भाई, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। अब 18 का 9 गुना करो, 18 का क्या बोला हुआ है, 9 गुना। सवाल को चेक करते हैं, सही है। 18 का 9 गुना, संख्या को पलटने से, पलटेंगे कि जब कितने आएगी, कैसे आ जाएगा, इसके 2 गुना के बराबर होता है। तो बताओ आता है क्या, 9 × 2 9 7 16 और 2 105। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बड़े आसान तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। फिर भी दोबारा देखो, हमें क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या दे रखी है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है भाई, इकाई का अंक लिखा जाता है और दायिकांक को 10 से गुणा किया जाता है। इकाई का अंक x माना जाता है, दायिकांक क्या माना जाता है, y माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों के, तो बड़े ध्यान से देखना। फिर हमें बोला है कि दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। फिर हमें बोला है कि अंकों से बनी संख्या, ये संख्या बनी, इसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से, पलटने की मतलब x की जगह y ले जाओ, y की जगह x ले जाओ, फिर 2 गुना के बराबर होता है। इसको जब हमने गुना किया, सोल्व किया, तो हमारे पास आ गया 88y माइनस 11x। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया x बराबर 8, और x बराबर 8y है तो x माइनस 8y बराबर 0।
फिर हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिया तो हमारे पास y का मान 1 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख दिया तो x का मान 8 आ गया और संख्या क्या बन गई 18। क्लियर? तो ये है हमारा आंसर। अब देखो भाई सवाल नंबर सेकंड, देखो भाई चौथा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन हमने संख्या वाला बड़े आसान तरीके से किया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि मीना क्या है 2000 रुपये निकालने उसे बैंक से। मीना के पास कितने रुपए उसकी टेंशन हमें नहीं है। हमें क्या बोला है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने एक खजांची मतलब कैशियर से कहा कि मुझे भाई 2000 रुपये 50 और 100 के नोट में चाहिए, मुझे 50 और 100 की जरूरत है कि नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट, खजांची ने कैशियर ने क्या कहा, उसे टोटल 25 नोट दिए और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब आपको बोला हुआ है कि 50 और 100 के कितने नोट इसे मिले। हमें ये नहीं पता कि 50 के 10 मिले, 100 के 15 मिले, हमें ये नहीं पता 50 के 13 मिले, 100 के 12 मिले। हमें ये जो कंडीशन दे रही है उसे आधार पे निकालेंगे। तो हल निकालेंगे, फिर मीना ने, हम क्या मान लेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या तो x मान लेंगे और 50 और 100 के नोट है तो दो चर हमें मिल गए। माना 50 रुपए के नोट की संख्या, नोटों की संख्या x है, और 100 रुपए के नोट की संख्या क्या मान लेंगे x है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानेंगे, नोटों की संख्या y। फिर हमें बोला हुआ है कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें बोला हुआ है कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। तो हम लिखेंगे x और y दोनों अगर नोटों मिला देंगे 50 और 100 और 50 के नोटों को जब गिनोगे तो टोटल नोट कितने होते हैं 25। इसको दे दिया समीकरण 1। फिर बोला है कि कुल कितने 2000 रुपये। मान लिया कि उसने 50x के 2000 रुपये, 50 रुपये के नोट x नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के नोट y नोट प्राप्त किए, तो उसे टोटल कितने रुपए मिले 2000 रुपये मिल गए। क्लियर है? यहाँ से किस में भाग जा रहा है, 50 का सब में भाग जा रहा है, तो 50 का भाग देंगे, कॉमन ले लो भाई यहाँ से, तो x प्लस 2y बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40 इंटू 50। क्लियर है? मतलब 2050 के अगर सिर्फ 50 के नोट होते तो कितने नोट होते 40, इसमें 100 के नोट भी, तो यहाँ से जब 50 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y बराबर 40, इसे दे देंगे समीकरण 2। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, तो समीकरण 1 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ समीकरण 1 में से, आपको पूरी लाइन लिखनी है भाई, समीकरण 2 को घटाने, क्योंकि लास्ट तक हम यही काम कर रहे हैं। तो x प्लस y बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। अब घटाना है समीकरण 1 में से 2, ये चिन्ह क्या कर दो, तीनों प्लस के हैं तो तीनों माइनस के, x से x कट गया, माइनस के 2y प्लस का y है तो माइनस का y आ गया, माइनस 40 प्लस 25 है तो माइनस का 15 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या गया 15। मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान टोटल 25 नोट है तो 50 के कितने बच गए 10 नोट बच गए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 25। x का मान हमें पता नहीं है, y का मान रखेंगे 15 बराबर 25, तो x का मान कितना आ गया 25 माइनस 15, x बराबर आ गया 10। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी हो गई भाई 10 हो गई, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 हो गई 15। क्लियर बात? तो इस प्रकार हम सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
हमें 2000 रुपये दिए थे, तो हमने क्या किया, मान लिया कि 50 के एक्स नोट है, 100 के वाई नोट है। यहाँ कर लो, 10 नोट रखोगे 50 के और 15 नोट 100 के रखोगे तो 2000 आ जाएगा। और नोट टोटल कितने आगे, दोनों 15 और 10 जोड़ेंगे 25 आ गए। यहाँ पे हमने समीकरण को सोल्व किया, यहाँ विलोपन विधि लगाया और एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 आ गई और 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या आ गई, 15 आ गई। क्लियर है? तो इसी प्रकार हमारी क्लास देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हम हर एक चैप्टर का बड़े आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कर रहे हैं। हर एक प्रश्नावली को बड़े डिटेल से समझ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने वास्तविक संख्याओं चैप्टर देखा, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर बहुपद के बारे में देखा। फिर हमने तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में देखा। उसमें हमने रेखाओं के बारे में जाना था, ग्राफ विधि से समीकरण युग्मों कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है। फिर विलोपन विधि देखा। विलोपन विधि के लिए हमने एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 3.3। हमने पहले क्वेश्चन के पहले के चारों क्वेश्चन सोल्व किए, जो समीकरण दे रखे थे उनको विलोपन विधि से हल किया। फिर हमें कुछ समस्याएं दे रखी थी, उन समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तित किया। फिर रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल किया। उसी में लास्ट आपके चैप्टर का और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का 5 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से। और वैसे ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने 3.2 में एक क्वेश्चन किया था कि एक नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर चला गया किराया ज्ञात किया था। वैसा क्वेश्चन सेम नहीं यहाँ पे वहाँ पे गाड़ी के लिए दे रखा था कि कोई गाड़ी, मान लो कोई भी टैक्सी है, वो कोई व्यक्ति को लेके जाती है तो उसका नियत किराया अलग है और टैक्सी जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा उसका किराया अलग है। वैसे यहाँ पे दे रखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिनों का क्या है भाई, नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का क्या नियत किराया है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। मतलब आप 3 दिन तक बुक ले जाते हो, 1 से 3 दिन तक बुक ले जाते हो तो क्या लगेगा, फिक्स किराया लगेगा। वो अभी हमें पता नहीं कितना लगेगा, फिक्स किराया लगेगा। और उसके ऊपर आप कितने भी दिन ले जाते हो, जैसे मान लो 4 दिन ले गए, 5 दिन ले गए, तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, 2 दिन हो गए। 4 दिन लिया तो 1 दिन, 5 दिन, जैसे 5 दिन के लिए लिया तो 2 अतिरिक्त दिन हो गए। तो ये हुआ अतिरिक्त किराया। 2 दिन का क्या लगेगा, अतिरिक्त किराया। एग्जाम्पल के तौर पर नियत किराया तो जैसे फिक्स कर दिया कि 5 रुपये, नियत किराया जैसे फिक्स किया 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया बोल दिया कि हर एक दिन का कितना रुपये, 2 रुपये। तो 2 दिन लिया तो इसका अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, 4। 5 रुपये फिक्स है, 5 रुपये फिक्स है कि आप 1 दिन ले जाओ, 3 दिन ले जाओ, 2 दिन ले जाओ, फिक्स लगेगा 5 रुपये। और अतिरिक्त किराया 4 है तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 9। ये तो किया हमने एक बेसिक मेथड से, बेसिक एक थ्योरी मानी, उसके आधार पर ये निकाला। अभी हमें पता नहीं कि नियत किराया भाई पुस्तकालय जो लाइब्रेरी वाले है उसने कितना नियत किराया कर रखा है, हमें पता नहीं। तो इसलिए हमें नियत किराया तो क्या मान लेंगे, x रुपये। क्या मान लेंगे, x रुपये। और अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे, y रुपये। इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। जैसे हमने 3.2 में माना था नियत किराया, क्या माना था, नियत जो किराया था वो तो माना था x रुपये, और अतिरिक्त किलोमीटर जो चला था उसको माना था y। यहाँ पे यही करना, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे भाई हम। सबसे पहले मानेंगे कि पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो माना नियत किराया क्या मान लेंगे, x रुपये। लेट बी फिक्स जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, x रुपये दे रखा। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पता, एंड प्रत्येक अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो भी डेज होंगे उसका अलग रेंट मानना है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे, y रुपये मान लेंगे। क्लियर है बात, y रुपये मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर। फिर हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि नियत किराया जो देखो जो सवाल में पूछा जाता है उससे x y मान रहे हैं। यहाँ पे नियत किराया पूछा है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया पूछा। क्लियर है बात। इस तरीके से हम सवाल को आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लिया, x रुपये।
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन क्या लगेगा, अलग किराया लगेगा। सरिता, सरिता नाम की लड़की है भैया, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए टोटल कुल कितने रुपए अदा किए, वो 27 रुपए दिए। 7 दिन रखे तो 7 दिन के, देखो आपको पता है कि जब 7 दिन उसने किराया लगाया तो आपको पता है कि नियत किराया मतलब 3 दिनों के लिए तो फिक्स हो गया उसका, मतलब 3 दिनों के लिए फिक्स किराया लगना है, मतलब कितना रुपये लगेगा, 100 रुपये लगेगा। फिर अतिरिक्त 4 दिन के लिए क्या लगेगा, अतिरिक्त अलग लगेगा, मतलब हर एक दिन का किराया वो लगेगा। तो प्रश्नानुसार x प्लस 3 दिन तो फिक्स हो गए, प्लस 4y है, अतिरिक्त किराया कितने दिन है अभी, y है, और कितने दिन के लिए, 4y का। टोटल रुपए अदा कितने किए भाई, 27 रुपये, 27 रुपये। इसे इक्वेशन दे देंगे, क्लियर है। फिर बोला है कि एक और लड़की है, कौन है, सुशी। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, 5 दिनों के लिए रखेंगे तथा 3 दिनों के लिए तो फिक्स हो जाएगा, 5 दिनों में अतिरिक्त कितना लगेगा, 3 दिनों का फिक्स है किराया, तो 2 दिन का और लगेगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अतिरिक्त दिन का कितना किराया भाई, इसने कितने रुपये अदा किए, 21 रुपये। समीकरण दे देंगे, क्लियर है बात। अब इस प्रकार समीकरण 1 और 2 बना लें। आप इसे प्रतिस्थापन मेथड से भी कर सकते हो, विलोपन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं अभी, विलोपन विधि कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से इसे सोल्व करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में से, विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, चरों को क्या बनाते हैं, समान बनाते हैं। यहाँ 4y यहाँ 2y, तो इसको समान बनाने की 2 से, या तो क्या करो, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 से घटा दो, या आप क्या करो, x दोनों में समान ही है ना, इसका भी x का गुणांक 1 है और इसका भी x का गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 में से क्या कर दो, 2 को घटा दो, या 2 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखो भाई, x प्लस 4y में से क्या घटाएंगे भाई, x प्लस 2y, समीकरण 2 घटाएंगे, मतलब बाएं पक्ष से बाएं पक्ष घटा देंगे और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष, राइट साइड से राइट साइड और लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4y बराबर आ जाएगा माइनस का x माइनस 2y, 27 में से 21 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से x कैंसिल, 4 में से 2y घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 2y आ जाएगा और 6 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे 6/2, तो y बराबर क्या आ गया, 3, मतलब हर एक दिन का अतिरिक्त किराया क्या लगा, 3 रुपये लगे। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है क्या हमारे पास, x प्लस 4y इजिकल टू 27, y की वैल्यू रखो तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, क्लियर बात। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस 4 को 3 से 12 बराबर 27, तो x बराबर आ जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर आ गया 15, मतलब नियत किराया कितना है, 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया कितना है, 3 रुपये है, तो नियत किराया तो आ जाएगा आपके पास 15 रुपये, और अतिरिक्त किराया आ जाएगा आपके पास कितना किराया भाई, कितना, 3 रुपये अतिरिक्त किराया, मतलब हर एक दिन का 3 रुपये, क्लियर है बात। तो नियत किराया तो यहाँ लिखो, नियत किराया, नियत किराया कितना है भाई बताओ, 15 रुपये, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, एक्स्ट्रा जो रेंट लगेगा अतिरिक्त दिन का किराया, ये आ जाएगा 3 रुपये, क्लियर है। तो इस प्रकार हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बड़े आसान तरीके से समझा। हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पढ़ो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ो, या आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे आप एकदम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हो या आप भारत की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ते हो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप खुद को आग में नहीं झोंकोगे तब तक वो
वो कहते हैं ना, तब तक तपोगे नहीं तब तक हीरा कैसे निकलेगा। किसी को पिघलाने के बाद जितनी ज़्यादा किसी चीज़ को पिघलाया जाता है उतनी चीज़ वो निखर के आती है। आग में खुद को झोंकना पड़ेगा। तो झोंकने का मतलब ये नहीं कि आग में चले जाओ, इसका मतलब ये होता है कि भाई अपने आप को मेहनत के लिए भी क्या करो, मोटिवेट करो, क्योंकि यही टाइम है। युद्ध की जो तैयारी की जाती है भाई वो पीस टाइम में की जाती है, शांति की टाइम में तैयारी की जाती है। तो अभी वक्त आपके पास छुट्टियों के दिन है, स्कूलें वैसे स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हो जाएगी वैसे, और वैसे जुलाई से स्टार्ट होना है, नया सेशन 1 अप्रैल से हो जाएगा, वैसे जुलाई से शुरू होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो। तो जो भी मैंने करवाया है उसको अच्छे से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखो। ऑनलाइन का यही फायदा है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है आप उसे दोबारा पीछे ले जाके, बैक ले जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऑफलाइन के फायदे, तो ऑफलाइन में क्या होता है, मेंटली हम वहाँ पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए ऑफलाइन में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा ही फायदा है, ऑनलाइन में जो अगर मन से तैयारी करता है और एकदम शांत मन से चीज़ों को देखता है, तो ऑनलाइन जितना फायदा किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में ये चीज़ है कि आपने ये चीज़ पढ़ी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में, तो तुरंत पीछे रिवाइंड किया और वीडियो को वापस शुरू से देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखें और चीज़ों को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करें। और जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने नहीं करवाई है या कहीं पे मेरे से मान लो मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइए, और हर एक डाउट का आपका सोल्यूशन मैं आपको कमेंट के द्वारा करवाऊँगा। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरे जो भी क्लासेज आपके 10th क्लास में की आए तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। तो क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।